इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारे सब्जेक्ट ईवीएस यानी इन्वायरमेंट साइंस पर्यावरण अध्ययन का इकाई 3। इससे पहले हम इकाई 1 और 2 कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में इकाई 3 को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इस इकाई का जो नाम है वो है शिक्षण अधिगम नियोजन प्रक्रिया, कि किस प्रकार जो पर्यावरण अध्ययन है उसका शिक्षण किया जाए और बच्चे उसको अधिगम करें, सीखें और किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया को नियोजित किया जाए। तो सबसे पहली बात इसमें जो आई रही है वो है सूक्ष्म पाठ योजना की। तो जो माइक्रो टीचिंग है मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हर सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक है किसी ना किसी यूनिट में, तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसे देख लें तो वो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस यूनिट का। तो सूक्ष्म पाठ योजना माइक्रो टीचिंग क्या होती है, शिक्षण क्रियाओं से संबंधित है ये और कक्षा अंतर प्रक्रिया की परिस्थिति है कि जब आप एक क्लास में जाएंगे कल को पढ़ाने के लिए टीचर बनकर, तो उससे पहले ये आपको एक परिस्थिति दे देता है कि आप कैसे पढ़ाएं। सीखने में ये सहायक होता है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में ये सहायक होता है कि टीचर में जो कमियां होती हैं वो उसे पहले ही पता चल जाती हैं और फिर वो खुद को ठीक कर लेता है। शिक्षण व्यवहार की इकाई से संबंधित है ये कि जो शिक्षक है उसका व्यवहार कैसा है जब वो ट्रेनिंग ले रहा है और कैसा होना चाहिए जब वो टीचर बनकर क्लासरूम में जाता है। अगली चीज है यहाँ पे इकाई योजना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म पाठ योजना और सूक्ष्म जो हमने माइक्रो टीचिंग जो है, सूक्ष्म शिक्षण जो है वो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी नई चीज आ रही है जिसे हम कहते हैं इकाई योजना। ठीक है, यूनिट प्लानिंग। तो ये क्या चीज है इसे देख लीजिए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार अंतर भी पूछ लेते हैं इकाई योजना में और ये सूक्ष्म जो योजना है उसमें, सूक्ष्म टीचिंग जो है उसमें। तो इकाई योजना क्या होती है कि किसी भी इकाई को निश्चित क्रम में पढ़ाना। किसी भी यूनिट को आप एक क्रम से पढ़ाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे कि कोई भी टॉपिक ले लीजिए, सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं, फिर वो क्या है, फिर उसकी लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है। इस तरीके से आप जो है स्टेप वाइज बच्चों को पढ़ाते हैं। ये जो होती है छोटी छोटी इकाइयों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया देता है। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए इकाई का उप इकाइयों में विभाजन। एक इकाई होगी, यूनिट होगा, उसका नाम होगा और फिर नीचे उसके बहुत सारे यूनिट होंगे। यूनिट यानी कि टॉपिक्स होंगे। अब इसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल आपका खुद का सिलेबस है, डीएलएड का उठा लीजिए। आपके पास क्या है, हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सही, 5 यूनिट्स हैं और हर यूनिट के अंदर नीचे आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं जो कि क्रम में है और आप उसे क्रम में ही पढ़ते हैं, स्टेप वाइज पढ़ते हैं। तो सेम वही चीज ये इकाई योजना है, सेम आप उसी सिलेबस को माइंड में रखिए जो आपका खुद का डीएलएड सिलेबस है। अब इस इकाई योजना के कुछ सोपान होते हैं, जैसे माइक्रो टीचिंग के हमारे कुछ सोपान होते हैं ना, उसमें भी क्या होता है कि ऐसे शुरू होता है स्टार्टिंग में पूर्व ज्ञान के क्वेश्चन, फिर एक्सप्लेनेशंस, ऐसे आता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ सोपान होते हैं जिसमें कि पहला है अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन। पूर्व ज्ञान की जांच की जाती है, सेम वैसे ही प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन हो जाएगा। आत्मीकरण यानी छात्रों द्वारा विषय को सीखा जाएगा। संगठन किया जाएगा यानी बिना पुस्तक के छात्रों को कितना पता चला हम ये उससे पूछेंगे या मूल्यांकन करेंगे एक तरह से। अभिव्यक्तिकरण, इसे रेसिटेशन भी कहते हैं यानी विषय वस्तु की पुनरावृत्ति, चाहे वो टीचर करे या स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सोपान है, इसे याद कर लें। बेसिकली क्या होता है कि बिखरे हुए बिंदुओं को एक साथ नियोजित कर कर ही इकाइयों को बनाया जाता है। जैसे कि देखिए एक यूनिट तैयार कैसे होती है, आपका सिलेबस जो है उसमें एक यूनिट कैसे तैयार की गई है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को उठाकर फिर एक यूनिट बनाया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्रह्म समाज, वेदांत समाज, अछूत आंदोलन, तो ये सब क्या बिखरे हुए बिंदु हैं, लेकिन अगर मैं इसे यूनिट बना दूं, इकाई बना दूं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि भारत में धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन, क्योंकि ये सारे ही भारत के समाज और धर्म सुधार आंदोलन थे। तो ये आपका इकाई योजना है। परिभाषा की बात करें तो रिस्ट ने कहा कि इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता या एकता को बताती है। समानता और एकता मतलब इकट्ठा कर ली जाती है वहां पे चीजों को। इसके लाभ क्या क्या होते हैं इकाई योजना के? जो लाभ आपके सूक्ष्म पाठ योजना है वैसे ही इकाई योजना के भी हैं। इसके मनोवैज्ञानिक लाभ होते हैं कि अच्छे से समझ में आता है, टीचर भी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाता है, इकाइयाँ छोटी छोटी होती हैं, छात्र केंद्रित होता है, ये सक्रिय सहभागिता होती है टीचर की भी स्टूडेंट्स की भी, इसमें स्व अध्ययन भी होता है, रोचकता होती है, क्रमानुसार अधिगम होता है
कि आप किसी भी चीज को स्टेप वाइज पढ़ते हैं, बोध यानी आपको आपकी समझ में भी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। देखिए इकाई योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारी ही चीजें करवा रही हूँ। सीमाएं में आप लिख देंगे इकाई पद्धति का अपूर्ण ज्ञान, कि आपने तो इकाई बना दी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो इकाई अपने आप में कंप्लीट है या नहीं, हो सकता है उसमें और भी टॉपिक्स आ सकते हैं। कुछ मूलभूत तथ्यों का ना सीख पाना और असहानुभूति दृष्टिकोण होता है, इसमें प्रशिक्षण का अभाव होता है, साधनों का अभाव हो जाता है, क्योंकि टॉपिक्स इतने सारे होते हैं कि आपको मटेरियल ही नहीं मिलता कि कहाँ से क्या पढ़े। कोई किसी एक किताब में नहीं मिलता ना आपको सिलेबस का। अब देखिए वीडियो भी तैयार करने के लिए मुझे 3-4 किताबें उठा के इंटरनेट, गूगल, कई जगह से जो है जानकारी निकालनी पड़ती है। तो इकाई योजना का ये एक ड्रॉबैक भी है। अध्यापकों की उदासीनता, इस वजह से क्या होता है टीचर भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, फिर कहाँ से वो जानकारी लेकर आए और बच्चों को समझाएं। पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं में सुविधाओं का अभाव होता है, वही किताबों की कमी, मटेरियल्स नहीं मिल पाते जल्दी से। आगे मैंने यहाँ पे कराया आपको इकाई योजना और पाठ्य योजना में अंतर। तो आप इकाई योजना जान ही चुके हैं, पाठ्य योजना भी जान चुके हैं, तो अब इन दोनों का अंतर इजीली कर सकते हैं। इकाई योजना क्या होता है, इसका स्वरूप व्यापक होता है यानी बड़ा होता है, जबकि पाठ्य योजना संकुचित होता है। इकाई योजना संपूर्ण विषय को बहुत ही कम भागों में बांटता है, जबकि पाठ योजना विषय वस्तु में अनेक पाठ यानी छोटे छोटे अंगों को शामिल करता है। इकाई योजना समान उद्देश्य के संदर्भ में विभिन्न इकाइयों में विभाजित होता है। पाठ योजना में क्या होता है, समान उद्देश्य होना आवश्यक नहीं होता। इकाई योजना में विषय वस्तु के उचित संगठन को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। इकाई योजना मूल्यांकन के लिए आधार जो है प्रस्तुत करती है, और जो हमारी पाठ योजना है वो अधिगम उपलब्धियों के मापन को आधार प्रदान करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के उपागम यानी अप्रोचेस। इसमें क्या होता है कि विषय के उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले उपागम, कौन कौन से ऐसी चीजें अप्रोच है जो हम अपनाएंगे जिससे क्या होगा कि बच्चे पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। जैसे कि पहला होगा वैचारिक उपागम, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। इसमें क्या करते हैं, हम बच्चों को क्रियाकलाप के दौरान सिखाते हैं, कोई काम करते हुए हम बताते जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। किसी चीज को स्पर्श, आभास, स्वाद, सूंघना, इससे अनुभव यानी एक्सपीरियंस से सिखाना। बोधात्मक ज्ञान का उत्पन्न होना, इसके बाद बाहरी प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको वैचारिक उपागम आ गया है तो फिर बाहरी रूप से आपको कोई प्रेरित करे इसकी आवश्यकता नहीं होती। स्मृति में समाहित यानी चीज पहचानना और समझना, ये चीजें आ जाती हैं। दूसरा होता है प्रक्रिया उपागम यानी कि प्रोसेस साइंटिफिक। इसमें वैज्ञानिक विधि ये बिल्कुल समान है जैसे विज्ञान में कराया जाता है, प्रेषण, परिकल्पना, प्रयोग, आंकड़े एकत्र करना, निष्कर्ष निकालना, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। समस्या के हल के लिए छात्र स्वयं अपनी विधि को चुनते हैं कि उन्हें प्रेषण करना है, प्रयोग करना है, या कैसे वो किसी भी टॉपिक को सॉल्व करेंगे। इसमें विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं जैसे आंकड़ों का उपयोग, नापना, विभाजीकरण करना, संचारण करना, पूर्वानुमान करना, अनुसंधान, ये सारी प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। अगला है एकीकृत, संगठित या फिर इंटीग्रेटेड जो अप्रोच। इसमें क्या होता है, विषय वस्तु व प्रक्रिया दोनों को सम्मिलित रूप से पढ़ाया जाता है, यानी कि विषय वस्तु भी होगी और प्रैक्टिकल्स भी होंगे और थ्योरी भी होगी, दोनों चीजें होंगी, यानी सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों रूप से होगा। और पर्यावरण अध्ययन इसी का एक उदाहरण है। ताप, जैसे कि ताप विषय वस्तु हो गया और ताप को मापना प्रक्रिया हो गई है ना, तो इन दोनों को साथ में पढ़ाया जाएगा। इसके 3 मुख्य पहलू होते हैं, विज्ञान की प्रकृति, कि विज्ञान कैसा आप पढ़ा रहे हैं, छात्र की प्रकृति, छात्र का नेचर कैसा है, और समाज की प्रकृति। ठीक है, अगला हमारा अप्रोच है समावेशी उपागम, इंक्लूसिव। ठीक है, इसका क्या होता है कि शिक्षण प्रक्रिया में सभी को शामिल करना है। इसमें आपको जो विधि, जो उपागम सूटेबल लगता है वो आप यूज करते हैं, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो, बस ये इसका मेन मोटिव होता है। इसमें आयु, लिंग, जाति, वर्ग, शारीरिक बौद्धिक क्षमता और आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भी वंचित ना रहे। इसकी विशेषताएं क्या है इन अप्रोचेस की, और इसकी तकनीकें, ये दोनों देख लेते हैं। विशेषताओं की बात की जाए तो सहभागिता द्वारा सीखना, स्वाध्ययन की योग्यता आती है, नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, सीखने की अपनी गति में वृद्धि होती है और उत्तरदायित्व की भावना आती है। इसमें तकनीकें, हम टेक्निक कौन कौन से यूज कर सकते हैं, एज अ टीचर, समूह कार्य करवाना, टीम वर्क, स्वाध्ययन के काम देना, सामूहिक अध्ययन देना, भ्रमण पर ले जाना और करके सीखने पर बल देना। अगला हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन में प्रक्रिया कौशल।
यानी अपने आसपास से सीखना। इसका पहला जो आपका आ जाएगा वो है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। तो प्रक्रिया कौशल के आधार पर ऑब्जर्वेशन क्या होता है? संवेदी अंगों द्वारा पर्यावरणीय घटकों का अवलोकन करना, कि बच्चा खुद ही अपने संवेदी अंगों आंख, नाक, कान से सूंघना, देखना, सुनने के द्वारा क्या करेगा कि पर्यावरण में क्या क्या चीजें हो रही हैं, सूरज कब निकल रहा है, कब डूब रहा है, कब गर्मी ज्यादा है, कब सर्दी है, बारिश हो रही है, इन सारी चीजों को वो अवलोकित करता है। पर्यावरण का प्रयोगात्मक अवलोकन होता है, इसमें बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, अर्जित ज्ञान स्थायी हो जाता है। जब हम देखकर सीखते हैं ना तो फिर वो हमारा ज्ञान हमेशा के लिए रह जाता है। इसमें हम कार्य क्या क्या दे सकते हैं? समुचित अवसर प्रदान करें, कक्षा से बाहर ले जाने की व्यवस्था हो, प्रयोगशाला कार्य हो, अर्जित अनुभवों को सम्मान दिया जाए, अनुभवों का आदान प्रदान किया जाए, जो भी एक्सपीरियंस है बच्चों के उनको महत्व दिया जाए। सेकेंड थिंग आती है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन यानी समूहों में विभाजित करना। आसपास की वस्तुओं की समानता और असमानता के आधार पर हम क्या करते हैं? समूहों में विभाजित करते हैं। जैसे कि वनस्पति के अंदर हम घास, लते, पौधे, पेड़ ये सब लेंगे, जबकि जीव जंतु के अंदर हम क्या लेते हैं? पक्षी, पेड़, है ना, ये सारी चीजें। वर्गीकरण के आधार क्या क्या हो सकते हैं? आकार यानी बड़े जानवर हो गए, छोटे जानवर हो गए, आकृति, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, स्वाद, गंध, जीवन अंश, कठोरता, अवस्था, रंग। तो इन आधारों पर हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगला है हमारा परिकल्पना यानी कि हिपोथेसिस। इसमें क्या होता है? तथ्यों, घटनाओं और प्राकृतिक पदार्थों की व्याख्या की जाती है। इसमें बौद्धिक व काल्पनिक मत प्रदान होता है। इसके आधार पर आगे खोज या फिर अन्वेषण किया जाता है। सभी माध्यमों द्वारा इसमें सूचना ग्रहण की जा सकती है। समस्याओं से संभावित हल निकाला जाता है और सही हल का परीक्षण किया जाता है। उचित व सही परिकल्पना का चुनाव भी इसमें जरूरी होता है। अगला हमारा उपकरण है अनुमान यानी प्रेडिक्शन, अनुमान लगाना, एक प्रकार की भविष्यवाणी या फिर प्रतिफल। जैसे कि आप मौसम को देखकर बता देते हैं कि बारिश होने वाली है या नहीं, है ना, तो ये भी एक क्या हो जाती है? भविष्यवाणी हो जाती है। अवलोकन व अनुभवों के आधार पर अनुमान, जैसे वायुमंडल की स्थिति के आधार पर मौसम का अनुमान लगा लिया जाता है। बाढ़ व सूखे का अनुमान लगा लिया जाता है कि अगर ऐसी बारिश होती रही तो बाढ़ आ जाएगी, है ना। अगला है एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना। ये अंतिम सोपान होता है और ये इसमें क्या करते हैं? हम परिणाम प्राप्त करते हैं बिल्कुल लास्ट में। अगला टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने व शिक्षण की तकनीकें। आप बच्चे को, आप प्राइमरी लेवल पे जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं? एक्टिविटीज, क्रियाकलाप, विचार विमर्श, डिस्कशन करते हैं, मानचित्र पढ़ाते हैं, सामूहिक कार्य देते हैं, रोल प्ले कराते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करा सकते हैं, प्रदर्शन व प्रदर्शनियां हो सकती हैं, भ्रमण पर ले जाया जा सकता है, परियोजना कार्य दिए जा सकते हैं, प्रोजेक्ट कार्य, और सामुदायिक संसाधन यानी कम्युनिटी रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं बच्चों को पर्यावरण पढ़ाने के लिए। इसका आखिरी और अंतिम जो टॉपिक है वो है खेलों द्वारा पर्यावरण जानकारी। ये इससे पहले वाले यूनिट में भी आया हुआ था खेल का। तो खेलों से कैसे बच्चों को पर्यावरण वाली जानकारी दी जा सकती है? तो यहाँ पे आपके कई तरह के खेल आएंगे, उसमें आप पर्यावरण को जोड़ेंगे और इसको आंसर को तैयार करेंगे। पहला प्रयोगात्मक खेल होते हैं, जैसे वस्तु को छूना, उठाना और फिर उसका परिचय ज्ञान करना कि बच्चों ये पेड़ है, ये इसकी पत्तियां हैं, ये चिकनी होती हैं, ऐसे। चेष्टा खेल यानी उठना, दौड़ना, कूदना, फिजिकली जो होते हैं। रचनात्मक खेल जैसे मिट्टी, पत्ते आदि से कुछ भी बनाना, फूलों से माला बनाना, है ना, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ हम पर्यावरण की जानकारी भी बच्चों को देंगे। संवेगात्मक खेल जैसे नाटक मंचन करवाना बच्चों से पर्यावरण के ऊपर, जैसे जल संरक्षण के ऊपर करवा दिया हमने नाटक, तो वो हमने पर्यावरण से जोड़ दिया। बौद्धिक खेल जैसे ताश हो गया, शतरंज हो गया, जहाँ पे दिमाग लगाया जाता है।